हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। हम लोग आज के सेशन में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013, यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप देख लीजिए। एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दो टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आज 25 मार्च है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको सबको बतानी थी, आप जान भी चुके होंगे। हम लोग द हिंदू का डिस्कशन भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर का रेगुलर, उसके आइडियाज़ वाले पेज को, या जो भी इम्पोर्टेंट बात जुड़ी होती है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए होती है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट है हमारे पास, कुछ बच्चों के पर्सनल मैसेजेस हैं। उनका कहना है कि सर ये द हिंदू हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, हम छोटे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी में ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों मैं इतना बताऊंगा, अपने आपको जिसने भी समझा रखा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि नहीं है, बट ठीक है, आपको जो लगे। मैं बस इतनी सलाह दूंगा कि हम लोग जब करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो वो चाहे जिस न्यूज़पेपर का हो, हम लोग कम से कम ये समझ लेते हैं कि हाँ न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो उसके बाद जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको बाद में वही रटना पड़ेगा। तो कोई भी पेपर हो, वो चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, या आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो आप खबरें ही तो पढ़ते हैं। तो उस तरीके से 20 मिनट में आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का लाइक एक सार मिल जाता है, जिस्ट मिल जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। आपको जो भी लाइक बता रहे हैं ये सब, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है, बाकी आपका जैसा मर्जी। एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आगे चल के अच्छे एग्जाम्स देने हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सबके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ इसके लिए, और आपसे बस डिमांड इतनी ही करता हूँ कि आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, आप इसे दूसरों को भेजा करिए ताकि वो भी इसमें जुड़ें। ठीक है, और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेट अ मोमेंट। सो ये पहला टॉपिक हम लोग का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम से ही पता है कि फूड की सिक्योरिटी सरकार करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने का मतलब है कि जितने भी लोग ऐसे हैं भारत में, जितने भी लोगों को पूरी तरीके से खाने का प्रबंध नहीं है, या वो अंडर न्यूट्रिशन रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन्हें ये चीज़ें उपलब्ध कराएं। गवर्नमेंट की ड्यूटी इसलिए है क्योंकि अगर वो व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन में रह जाएगा तो कल उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो डेथ रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे उदाहरण में लो कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, अब अगर ये 30 साल की उम्र में है और इसको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला है, तो ये कम एफर्ट्स लगा पाएगा, कम मेहनत कर पाएगा, कम दिमाग चला पाएगा। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट तो फिजिकली नहीं, मेंटल भी तो होते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से वो भी बाधित होता है। और ये अगर वेल डेवलप्ड है ना, तो ये ज़्यादा मेहनत करेगा, तो ये तो हमारे देश के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि ये कर सकता था, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण। तो सरकार ह्यूमन को रिसोर्स की तरह यूज़ करने के लिए, ह्यूमन को ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो कुछ योजनाएं उसके लिए चलाती है, और ये उसी में से एक है। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जो लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो है वो फूड उपलब्ध कराया जाए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। अफोर्डेबल प्राइस पे क्यों? क्योंकि अगर बहुत महंगा होगा तो भले ही क्वालिटी अच्छी है लेकिन वो खरीद नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम वही रह जाएगी। तो इसीलिए सब्सिडीज़ पे दिए जाते हैं या मुफ्त दिया जाता है, ताकि वो न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ ना हो या डेवलपमेंट ना बाधित हो। कौन से लोग इस योजना का वो क्या कहते हैं लाभ ले पाएंगे? तो वो सारे लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे जो टीपीडीएस के अंतर्गत नॉमिनेटेड है। टीपीडीएस क्या? देखिए, जैसे पीडीएस होता है, पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसे देखिए आपके यहाँ कोटा होता है, तो कोटा में सरकार क्या करती है, कोटे के माध्यम से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। वो पीडीएस का प्रोसीजर है, वो सबके लिए होता है, जितने लोग का कार्ड बना होगा वो सबके लिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गरीबों में से भी कुछ लोगों को टारगेट कर लिया जाता है कि हाँ इनको पहले करना है, तो उसी को बोलते हैं टारगेटेड। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम को टीपीडीएस नाम दिया गया है। तो जितने भी लोग इसके अंतर्गत कवर्ड होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि ऐसे सारे लोग जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए, उनको कुछ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आइए बात करते हैं क्या दिया जाता है। प्रोविज़न क्या है कि ये कहा गया है कि इस योजना के तहत, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत 5 किलो पर व्यक्ति का राशन दिया जाएगा, ठीक है, जिनमें 3 किलो राइस, 2 किलो गेहूं और 1 किलो कोई अन्य जो भी अनाज होगा उपलब्ध होगा, कोर्स ग्रेन होगा, वो दिया जाएगा। और जो और लोग हैं जो अंत्योदय योजना वाले में हैं उनको 35 किलो का राशन पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनको दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है आपके यहाँ और सरकार लगातार चीज़ों को बांट रही, पीडीएस के माध्यम से दे रही है और टीपीडीएस के माध्यम से दे रही है, एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड। आई विश कि मतलब इट वाज नेवर पॉसिबल इन अदर कंट्रीज इवन, जो भारत में इजीली सबको मिल जा रहा है एंड पीपल आर गेटिंग इट। अब आप उसका यूज़ करिए, मिस यूज़ करिए, आप उसको बेच डालिए, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल ना। तो और क्या चीज़ कहा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अब उनसे जो बच्चा जन्म लेगा वो कुपोषित होगा तो उसका फ्यूचर ही ख़राब है। तो इस तरीके से क्या करना है, वो उनको भी 6000 रुपीज़ की हेल्प करते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर डाइट मिल सके, ठीक है। आप देखते होंगे मातृत्व योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके माध्यम से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी हेल्प किया जाता है ताकि वो दे गिव बर्थ टू अ वेरी हेल्दी चाइल्ड और वो आगे चल के देश निर्माण में मदद भी करे। हेल्दी होगा तो ब्रेन डेवलप होगा, आगे चल के फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी ना। तो और ये जो मील का अरेंजमेंट है ना वो 14 साल तक के एज के लिए है। 14 साल का एज वही एज है जो जहाँ तक शिक्षा आपको फ्री दी जाती है ना। तो इसी के अंतर्गत देखिए मिड डे मील अरेंज किया जाता है प्राइमरी स्कूल में ना, ताकि उन्हें बीच में बात हो रही थी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उनको मिल्क भी अरेंज किया गया। तो इस तरीके से 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को मील्स की भी अरेंजमेंट किए जाते हैं। और जो फूड सिक्योरिटी अलाउंस है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फूड नहीं पहुँच पाता है, मतलब ग्रेन नहीं पहुँच पाता है, तो उनके अकाउंट में पैसे पहुँच जाते हैं, अलाउंस दे दिया जाता है किसी माध्यम से कि वो खरीद पाए, ठीक है ना। तो ये सब भी प्रक्रिया इसके तहत की जाती है जहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती है। साथ में अब देखो भाई इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी तो होगी, लोग परेशान होंगे। तो इसलिए लोगों की परेशानी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, ग्रीवांस मैकेनिज़्म भी रखा गया। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं कि अगर कोई शिकायत है तो आप उसे दे दीजिए अगर आपको नहीं मिल रहा है ग्रेन, या आपके साथ गलत हो रहा है, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए, अंत्योदय अन्न योजना AAY जो है ये 2000 में लॉन्च हुई है, दिसंबर 2000 में। और इसके तहत क्या किया गया कि टीपीडीएस को टारगेट किया गया। टीपीडीएस का मतलब है एक तो पुअर अपने आप बहुत सारे हैं, ठीक है ना, 130 करोड़ जो नॉमिनेटेड हैं, हालांकि हम जनसंख्या में और भी होंगे, तो उसमें से गरीब तो बहुत हैं, लेकिन उन गरीबों में से भी गरीब 1 करोड़ लोगों को चुना गया और उन्हें टीपीडीएस के अंतर्गत रखा गया, जिन्हें हाईली सब्सिडाइज रेट पर ग्रेन दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रेट पर, ठीक है, दिया जाता है ताकि वो खरीद पाएँ और उनकी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के डिस्कशन में है, दैट इज सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम से आप जान रहे हैं इलेक्शन से कुछ रिलेट कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि अभी एक खबर आई कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर सकती है, मतलब पारित कर सकती है, निर्देश दे सकती है, मतलब अलाउ कर सकती है, मतलब परमिशन दे सकती है किसके सेल को, इलेक्टोरल बॉन्ड के सेल को। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के पहले वो इलेक्टोरल बॉन्ड को की सेल को मंजूरी दे सकती है। तो आइए बात करते हैं ऐसा क्यों कहा और क्यों ये न्यूज़ में है। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? जैसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शन लड़ती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं चंदा दिया जाता है, कॉरपोरेट देता है, इंडिविजुअल व्यक्ति देता है, ठीक है, लोग देते हैं जिससे जितना बन पाता है। तो इसलिए पहले क्या होता था कि लोग जो है दे देते थे और वो सरकार को नहीं पता होता था कौन कितना दिया। अब इसमें एक बड़ी समस्या ये आती थी कि लोग कहते थे कि इस तरह से ब्लैक मनी को वाइट मनी कर दिया जाता है, कि जो ब्लैक मनी है उसको कैश में चंदा दे दिया जाता है, पता भी नहीं चलता, और फिर जो गवर्नमेंट बनती है अगर जीत जाती है जिसको चंदा दिए हैं तो वो फेवर भी करती है उनके बिजनेस को चलाने में। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्या हो रहा था, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्जन हो रहा था। तो एक प्रोसीजर लाया गया कि चंदा दो लेकिन तरीके से। तो उसी
चंदे के प्रक्रिया को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुनियोजित किया गया। क्या कहा गया? 2018 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया, ठीक है, और उसमें ये कहा गया कि यह एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है, वित्तीय पत्र है, जिससे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। कहा गया कि आप इस बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, एक ही बैंक है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, और जिस दिन आप इसे लेंगे उस दिन से 15 दिन के लिए ये मान्य होगा। 15 दिन के अंदर आप इसे राजनीतिक पार्टी को दे देंगे जिसको आप चंदा देना चाहते हैं, और 15 दिन के अंदर ही वह उसे बैंक में लगा करके कैश ले लेगी। किस तरह से प्रोसीजर होगा? कहते हैं जो बॉन्ड इशू होगा वो 1000 के गुणांक में होगा, या 10,000 में होगा, या 1 लाख, या 10 लाख, या 1 करोड़। मतलब ये है कि जैसे आप 5 करोड़ का डोनेशन देना चाहते हैं तो आप 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड लेंगे। आप 2000 का डोनेशन देना चाहते हैं तो आप 2000 का बॉन्ड नहीं पाएंगे, क्योंकि 2000 का करेंसी यहाँ पे है ही नहीं वैल्यू, इसलिए 1-1 हज़ार का 2 बॉन्ड देंगे। 10,000 देना है तो 10,000 का बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन 5,000 देना है तो 1-1 हज़ार के 5 बॉन्ड आपको देने पड़ेंगे। बात मेरी समझ पा रहे होंगे? अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड ले कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, तो ये बैंक जाएगा खरीदने के लिए, बैंक को ये चेक देगा, कैश में बैंक नहीं लेगी, इसके लिए चेक देगा, बैंक चेक एक्सेप्ट करेगी और वो क्या देगी? बॉन्ड देगी, इलेक्टोरल बॉन्ड देगी, और ये बॉन्ड जब पाएगा तो ये ले जाकर के पार्टी को दे देगा, और पार्टी फिर बैंक जाएगी और बैंक जाकर के उसे अपने खाते में लगा करके कैश ले लेगी। अब ये चेक से क्यों दिया जाता है? ताकि उसका रिकॉर्ड बैंक में मेंटेन रहे, ठीक है, और इस तरीके से ये एक सुपरविज़न में आ गया ना। चलिए, लेकिन एक बात और कही गई कि जो भी व्यक्ति चंदा दे रहा है उसके नाम को उस बॉन्ड पे मेंशन नहीं किया जाएगा। कहा तो ये गया इसलिए नहीं किया जाएगा ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। जैसे मानिए कि 2 पार्टियां ए और बी लड़ रही हैं, और ए को किसी ने चंदा दिया है और किसी ने नहीं दिया है, कोई कॉरपोरेट ऐसा है, तो अगर ए जीत जाता है तो जिसने नहीं दिया है वो उसको टारगेट कर सकता है, लेकिन जब किसी का नाम ही नहीं पता होगा तो वो टारगेट नहीं कर पाएगा। ये थ्योरी है, ऐसा कहा गया कि इस तरीके से ठीक होगा, लेकिन बैंक के पास तो रिकॉर्ड होता ही है, तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं पता कर लेते हैं वो लोग, और जो होना है वो तो होता ही है। बाय द वे ये प्रोसीजर इसीलिए लाया गया था ताकि ये कम हो सके और ब्लैक मनी वाला प्रॉब्लम दूर हो सके, क्योंकि अब कोई भी चंदा जाना है तो वो गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक है, बैंक को पता होगा। पहले एक और बात थी कि कोई भी कॉरपोरेट अगर है वो चंदा देना चाहता है तो अपनी प्रॉफिट का मैक्सिमम 7.5% ही दे सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो केवल 7.5 रुपये दे पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम लिमिट कुछ भी है, आप जितना मर्जी करें उतना दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। ये बॉन्ड का प्रारूप है, इस तरह के बॉन्ड मिलते हैं, ये 15 दिन के लिए मान्य होते हैं। 10 अप्रैल को मान लीजिए ये इशू हुआ है तो 25 अप्रैल तक ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं आप देख रहे होंगे किसी का नाम नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, 1000 के मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरह के बॉन्ड इशू होते हैं और इससे हम लोग चंदा दे सकते हैं। चलिए, इस तरह के आज दोनों पॉइंट के डिस्कशन ख़त्म हो गए। आज इश्यूज ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने रख रखे हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, कल हम इन पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। कहा यह गया कि जब कभी भी इन्हें पारित करवाने की बात होती है, इनके बारे में कोई संशोधन करने की बात होती है, तो ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं, पहला है, दूसरा है, या पहला दूसरा है, या पहला दूसरा तीसरा है, मतलब जिन्हें पारित करवाने के लिए बहुमत तो चाहिए ही होता है, साथ में राज्यों का बहुमत भी चाहिए होता है। उदाहरण के लिए जैसे जीएसटी को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुमत की ज़रूरत पड़ी थी, और साथ में जब तक 16 राज्यों ने नहीं अपनाया, मतलब आधे से अधिक राज्यों ने नहीं अपनाया, तब तक जीएसटी लागू नहीं हो पाई। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या राज्यों के बहुमत के द्वारा ही होता है, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, जो राज्यसभा से सीटें जाती हैं, उसमें अगर संशोधन करना है, ठीक है। देखिए, बात संशोधन की है, अमेंडमेंट, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन को संशोधन करना है, उसकी प्रक्रिया को संशोधित करना है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्या राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो होता है उसमें संशोधन करना है तो ज़रूरत पड़ेगी। 7वीं अनुसूची बदलनी है, उसमें कुछ, क्या राज्यों के बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी।
विधान परिषद को ख़त्म करना है, समाप्त करना है, क्या राज्यों की बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जो भी आंसर लगता है 1 2 3 4 ना, आप उसे आंसर कर दीजिएगा। कल इस पे एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, मैंने आपसे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ही 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो इलेक्शन होता है उसकी सिफारिश करता है गवर्नमेंट मतलब सरकार, और नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करती है। नोटिफिकेशन मतलब कि इलेक्शन होना है। नंबर 2 है कि रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है, और नोटिफिकेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री मतलब सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 3 है कि रिकमेंडेशन इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। चौथा है कि रिकमेंडेशन भी चुनाव आयोग ही जारी करता है, और उसकी नोटिफिकेशन भी चुनाव आयोग ही जारी करता है। सिफारिश भी वही करता है और नोटिफिकेशन भी वही करती है, वही क्या कहते हैं जारी करती है। अब इसमें से कौन सा आंसर है, चारों में से कौन सा सही है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग इस पर कल डिस्कस करेंगे। ये वोकैबुलरी आपके लिए है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इनके सिनोनिम भी हैं। बोनाफाइड है, ठीक है, इनकेंटेशन है, कंसोलिडेट है, इम्प्लीकेशन है, अपहीवल है, ब्रीच है, प्रीमैच्योर है, अलाइज है, सुपरसीड है, डेजिग्नेटेड है, ठीक है। इसकी हिंदी भी है, इसके साथ कुछ इसके सिनोनिम्स भी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी होंगे क्योंकि आपको राइटिंग में भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, या आप किसी छोटा एग्जाम, मैं बार बार यूज़ कर देता हूँ, मतलब 10+2 लेवल के SSC लेवल का मैं इसकी बात कर देता हूँ ना। तो आप क्या कहते हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी आती है, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो दिस इज़ कंप्लीट लेक्चर टुडे। हम कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।